जी, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर सब लोगों के पास मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी। गुड इवनिंग मोनिका, गुड इवनिंग सोनाली, तान्या, सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए, आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब दो इंपॉर्टेंट लोगों का आज बर्थ एनिवर्सरी, अभी मैं सबके साथ वही डिस्कस कर रहा था। तो बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों की आज क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो हल्का से याद रखेंगे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी एज सच डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, लेकिन इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। जब हम जुडिशरी का पेपर या कोई और एपीयू का पेपर देंगे तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है दोनों फिगर्स। ठीक है। कौन कौन सी पत्रिकाएं इन्होंने निकाली और क्या क्या इनके अचीवमेंट्स थे, थोड़ा सा देख लेना आज। ठीक। तो आ जाते हैं आज के न्यूज़पेपर पे। तो सबसे ऊपर दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस स्टे और शिवसेना एमपीज मर्जर। शिवसेना एमपीज का क्या मर्जर हुआ कि शिवसेना के कुछ एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे। अच्छा, पीछे महाराष्ट्र के अंदर एक पॉलिटिकल इशू हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ कि शिवसेना टूट गई। शिवसेना यूबीटी बन गई, एक तो उद्धव ठाकरे वाली, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, और एक बन गई एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन। तो दो फैक्शंस में बढ़ गई पार्टी, है ना। और हमने अभी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब महाराष्ट्र के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग ही है, जो एकनाथ शिंदे था उसको, उसके फैक्शन को पूरा का पूरा वो किस में मिल गया कि बीजेपी के साथ मिल गया, और देवेंद्र फडणवीस को वहां पर चीफ मिनिस्टर बना दिया, है ना। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी से टूट के किस में आ गया, बीजेपी में आ गया। और बहुत बड़ी, मतलब 2/3 लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 से ज्यादा टूट के बीजेपी में आ गए। अब क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सवाल है जो एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो किसके साथ थे, जो एकनाथ शिंदे के साथ थे। टोटल 9 एमपी थे शिवसेना के। उन 9 एमपीज में से 6 एमपी क्या हुए, बीजेपी में आ गए। तो एग्जैक्टली 2/3 आए हैं। एग्जैक्टली कितना है, 2/3 एमपीज किस में आए हैं, बीजेपी में आए हैं। तो अब इसके ऊपर इशू है कि क्या ये मर्जर कहलाएगा, क्या ये स्प्लिट कहलाएगा, क्या ये वैलिड है या नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है। अब बात क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लेते हैं जाके। देखो, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1985 में। तो 1985 में क्या हुआ कि एक आदमी था जिसने दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली। सुबह बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, ऐसे करके उसने कई बार पार्टी चेंज करी एक ही दिन में। तो ये चीजें देखते हुए क्या एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया, किससे, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। क्या लेके आया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किसके अंदर डाला गया, इसके लिए अलग शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल 10। और शेड्यूल 10 बना के आर्टिकल 102 क्लॉज 2 के अंदर एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए हुए, ये भी याद रखेंगे, है ना। और इसके अलावा आर्टिकल 191 क्लॉज 2, इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ सबको आइडिया तो है ना थोड़ा बहुत। एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए है, फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिंग मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, डिफेक्टिंग मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव पार्टी एक्चुअली, है ना। पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहना चाहिए, लेजिस्लेटिव पार्टी कहना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो लेजिस्लेटिव पार्टी बनाते हैं, और जो ओवरऑल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। जैसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मोदी लेड गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेटिव पार्टी है। जो जितने बीजेपी के एमपीज हैं, मोदी जी उनको लीड करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो क्या हो गए, वो लेजिस्लेटिव पार्टी हो गए। जेपी नड्डा पॉलिटिकल पार्टी के हेड है ना। और लेजिस्लेटिव पार्टी के हेड कौन है, मोदी जी। ठीक है। तो ये डिफरेंस है पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी के बीच में। हाँ, तो वही तो है, जेपी नड्डा वही तो है। कौन है, हाँ, कौन है नेशनल प्रेसिडेंट, कोई नया प्रेसिडेंट आ गया होगा, जो भी है। कहने का पर्पस ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है वो अपने वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है।
लेकिन लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का डिफरेंस समझाने का पर्पज है। जो भी फिलहाल मेरे ख्याल से तो जेपी नड्डा ही है, क्योंकि कल भी तो वही मीटिंग वगैरह ले रहे थे सबसे। पता नहीं, देख लेना, देख लो एक बार, चेक कर लो, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बदल भी गया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो कोई एग्जाम में पूछेगा कि कौन है बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। नितिन नवीन बन गया, कोई बात नहीं, नितिन नवीन सही। तो नितिन नवीन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, ठीक है। और मोदी जी क्या है, लेजिस्लेटिव पार्टी के हेड है। अब यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों समझ रहे हैं हम, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले भी पढ़ा था, और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, कि जो सिटिंग एमपी है उसको वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कैसे सिटिंग एमपी कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, दो तरीकों से हो सकता है। आइदर ही अबेंडन्स हिज पार्टी, या तो वो अपनी पार्टी छोड़ दे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो जीत के आया है वो पार्टी वो छोड़ देता है। जैसे मान लो बीजेपी की टिकट से, बीजेपी की टिकट से अमित शाह जीत के आया, है ना। और अमित शाह कहे कि भाई मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं और मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं, तो अमित शाह एमपी भी नहीं रहेगा, उसको अपनी एमपी की सीट भी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि ये डिसीजन जो है वो लोकसभा स्पीकर के हाथ में, लोकसभा स्पीकर, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन, ठीक है। ये दोनों फॉर टाइम बीइंग, जब ये डिस्क्वालिफिकेशन पे तय कर रहे हैं, जब ये डिसीजन ले रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर पे, इस क्वेश्चन पे, तब ये ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करेंगे। तब ये कैसे एक्ट करेंगे, तब ये ट्रिब्यूनल है उस टाइम पे, उस टाइम पे ये पॉलिटिकल, या मतलब उस टाइम पे ये स्पीकर या चेयरमैन नहीं है, उस टाइम पे ट्रिब्यूनल है अपने आप में। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक तो उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी अमित शाह ने, दूसरा दूसरा क्या तरीका है डिस्क्वालिफिकेशन का, दूसरा तरीका है विप को फॉलो ना करना। विप क्या होता है, विप होता है जैसे मान लो किसी भी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर क्या होनी है, वोटिंग होनी है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, अपना विप जारी करेगी। याद रखना, कौन करेगा जारी, पॉलिटिकल पार्टी, नॉट द लेजिस्लेटिव पार्टी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, विप जारी करेगी। विप मतलब डायरेक्शन देगी कि तुम्हें यस में वोट करना है या तुम्हें नो में वोट करना है, ठीक है। अब अगर किसी ने उस विप के अगेंस्ट वोट कर दिया और 15 दिन तक उसको कंडेम नहीं किया, उस वोटिंग को कंडेम नहीं किया, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन जाता है। फिर स्पीकर या चेयरमैन उसके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसीजन ले सकता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तीसरा, एक जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट जीत के आया है, वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, नॉमिनेशन से भी तो कैंडिडेट बनते हैं, नॉमिनेशन से भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो अगर नॉमिनेटेड है तो उसके अंदर यह है कि अगर वो 6 महीने तक, नॉमिनेशन के शुरू के 6 महीने तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बन जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब मसला किस चीज पे है, एक इसके अंदर एक्सेप्शन दिया हुआ है। जैसे हमने कहा कि भाई अगर मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ना डिक्लेरेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे, और इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्लैट वालों के लिए, कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो क्या बता रहा था मैं, हाँ, डिक्लेरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उसका डिफेक्शन जरूरी नहीं है कि उसने डिक्लेयर किया हो। अगर उसके कंडक्ट से ऐसा लग रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को अबंडन कर चुका है, तब भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे अभी वो राघव चड्ढा बहुत दिनों तक अपनी आम आदमी पार्टी की मीटिंग में ही नहीं जा रहा है ना। वहां अरविंद केजरीवाल जेल से रिलीज हुआ तब भी उससे मिलने नहीं गया, ना उसके फेवर में कुछ बोला। तो ये क्या हुआ,
उसने कंडक्ट में ही क्या कर दिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अबंडन कर दिया। तो उस समय पर भी उसके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता था। हालांकि पता था सब लोगों को रिजल्ट की उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरफ वो जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है, उसी का चेयरपर्सन था वहां पे, है ना, राज्यसभा के अंदर, है ना। तो अभी भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ, 6 मेंबर टूट के क्या हुए, आ गए इधर, जो कि एग्जैक्टली 2/3 नंबर बनाते हैं। पहले क्या था, पहले देखो एक चीज हम लोगों ने कई बार पढ़ी है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले क्या परिस्थिति थी कि 1/3 पार्टी अगर किसी और पार्टी में स्प्लिट होके मर्ज हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, 1/3 पार्टी का स्प्लिट हो जाता है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, है ना। अगर 1/3 हो रहा है, 100 में से 33+ हो रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये कब की परिस्थिति है, ये है बिफोर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले की परिस्थिति है। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हो गया, 2/3 कर दिया इसको। जैसे 9 है तो 9 में से 6, 9 में से 6 एग्जैक्टली 2/3 बन गए, है ना। तो 2/3 क्या हो गए, 2/3 स्प्लिट वर्ड हटा दिया, क्या कर दिया, मर्जर। अब मर्जर वर्ड कर दिया, तो मर्जर का मतलब है दो पॉलिटिकल पार्टीज का मर्जर होना, है ना, लेजिस्लेटिव पार्टीज का मर्जर नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का मर्जर होना। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है। हालांकि जो इंटरप्रिटेशन है उससे तो यही लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी की बात है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर देगा, तब हमको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज है। लेकिन कुछ पुराने केसेस जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023 का केस है। इसके अंदर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेचर पार्टी आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग हैं, जैसे मैंने भी आपको समझाया, ठीक है। द लेजिस्लेचर पार्टी हैज ओनली अ लिमिटेड एग्जिस्टेंस अंडर 10th शेड्यूल, लेजिस्लेचर पार्टी की लिमिटेड एग्जिस्टेंस है। जो एग्जिस्टेंस 10th शेड्यूल के अंदर है वो किसकी बताई, पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन जो क्वेश्चन आज हमारे सामने है उसका जवाब इस केस ने भी नहीं दिया। देखो कैसे, 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी मस्ट एग्री टू मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पार्टी, ओरिजिनल पार्टी के 2/3 लेजिस्लेचर पार्टी क्या होना चाहिए, मर्जर के लिए तैयार होने चाहिए। अब ये पढ़ के तो लग रहा है कि ठीक है मर्जर हो सकता है। आफ्टर डिलीशन ऑफ पैराग्राफ 3 अ mere split or factional dispute is no longer a defense, ठीक है। द स्पीकर कैन नॉट डिटरमाइन द रियल पॉलिटिकल पार्टी merely by counting which faction has more legislature, लेजिस्लेटर किसकी तरफ ज्यादा है सिर्फ नंबर से काउंट नहीं कर सकते, ओरिजिनल पार्टी किसकी तरफ है, ओरिजिनल पार्टी मतलब वो सिंबल किसके पास है, ओरिजिनल पार्टी नेम किसके पास है, उसका अधिकार किसका बनता है, उसके ऊपर अधिकार किसका बनता है, इस पे ज्यादा डिपेंड करेगा। इस जजमेंट में ये कहा गया, ठीक है। अब फ्रेश जजमेंट आएगा 2026 का, वो देख लेंगे, अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद फिर से डेट लगाइए इसकी, ठीक है, उद्धव ठाकरे वाले की, तो उसका हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर ये की होता होला हन, ठीक है, की होता होला हन वर्सेस जाचिल्लू, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला, द स्पीकर एक्ट्स एज ट्रिब्यूनल व्हाइल डिसाइडिंग क्वेश्चन अंडर 10th शेड्यूल, हिज डिसीजन इज नॉट कंप्लीटली इम्यून, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, डिसीजन इम्यून नहीं है। जुडिशियल रिव्यू कब हो सकता है, जब मालाफाइड लगे, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो, या फिर परवर्सिव हो। परवर्सिव मतलब, परवर्सिव मतलब बहुत ही एकदम गलत है, ब्लेटेंटली गलत है जो, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया गया। अब इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि जो स्पीकर था जिसने डिसाइड किया वो तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही होगा, तो ये नहीं ले सकते कि ही इज द जज इन हिज ओन केस, क्योंकि वो उस समय ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट कर रहा है, वो उस समय एज स्पीकर एक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई नेचुरल जस्टिस का अगर सिद्धांत है जो वायलेट हो रहा है, अगर कोई क्लोज लिंक है उसका स्पीकर का, तब वो बोल सकते हैं, या ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम यानी कि राइट टू बी हर्ड नहीं मिला, तब कह सकते हैं, तब वो सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, बैलेंस लीगल असेसमेंट,
अभी तक जितना हमको पता है, न्यूमेरिकली द रिबेल एमपीज हैव सेटिस्फाइड 2/3 रिक्वायरमेंट, सही बात है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली देयर केस रिमेन डाउटफुल बिकॉज शिवसेना यूबीटी, द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी दैट फील्डेड देम, हैज नॉट मर्ज्ड। पॉलिटिकल पार्टी मर्ज नहीं हुई है ना। जो ओरिजिनल पार्टी है, जो ओरिजिनल पार्टी का नेम जिसके पास है, अभी भी नेम एग्जिस्ट कर रहा है ना अलग से, उद्धव ठाकरे फैक्शन, शिवसेना का, तो वो अलग से क्योंकि एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको मर्जर नहीं कह सकते। पहले स्प्लिट की जब बात थी तब तब तक तो ये ठीक था कि स्प्लिट है, स्प्लिट हो गया, है ना। अब अलग चीज है। द डिसिसिव क्वेश्चन इज वेदर पैराग्राफ 4 क्लॉज 2, पैराग्राफ 4 क्लॉज 2 मतलब वही एक्सेप्शन वाली बात है, ठीक है। merely confirms an actual party merger or independently creates a deemed merger through the votes of legislator। तो क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि क्या होना चाहिए, क्या लेजिस्लेचर पार्टी मर्ज कर सकती है या द होल पॉलिटिकल पार्टी हैज टू मर्ज, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट फाइनल रूलिंग में सेटल क्वेश्चंस को सेटल करेगा सुप्रीम कोर्ट का फाइनल। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कह रहे हैं इसके अंदर। अच्छा अभी देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी एक क्वेश्चन आया था यूपी एपीओ में, और उसके अलावा डीजेएस में भी सेम क्वेश्चन आया। उसके अलावा एक और जगह, एक और कहीं के एपीओ के अंदर वो क्वेश्चन आया। 3 जगह सेम क्वेश्चन आया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, हाउ द यूजेज ऑफ ड्रोन हैज चेंज्ड द मॉडर्न वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर को ड्रोन के इस्तेमाल ने कैसे बदल दिया। चीप है ना, इसके अलावा इजी टू हैंडल है, अनमैन्ड है, तो पायलट का लॉस नहीं हो, तो बहुत सारे उसके एडवांटेजेस है उसको यूज करने के, ठीक है। अब जैसे मैं अगर ड्रोन यूज कर रहा हूं, तो सामने वाला क्या यूज करेगा उस ड्रोन को रोकने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में क्या लगे होंगे, मिसाइल लगे होंगे। मेरा ड्रोन सस्ता, उसकी मिसाइल महंगी। यहीं पर क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि मैं सस्ती टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं और वो महंगी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो वहां पर उसका खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस ऑफ वॉर बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन ये है कि क्या एआई के इंटीग्रेशन से, अब जैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एआई इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं। जैसे S-400 ट्रायम्फ जो अभी रिसेंटली डिलीवर हुआ इंडिया को, वो एआई पावर्ड है। एआई पावर्ड है मतलब क्या करेगा, एआई क्या करेगा उसके अंदर, कोई मिसाइल आ रही है उसको आइडेंटिफाई करेगा, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है एनिमी का उसको आइडेंटिफाई करेगा, कोई भी ड्रोन आ रहा है, एनिमी ड्रोन आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको टारगेट करेगा। उसको टारगेट करने के साथ साथ फिर वो लूप में रखेगा ह्यूमन को। ह्यूमन को लूप में क्यों रखेगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन कौन लेगा, ह्यूमन लेगा। अब लेकिन इस आर्टिकल के अंदर क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता जा रहा है और एआई ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, एआई ऑटोमेटेड होती जा रही हैं चीजें, तो क्या न्यूक्लियर बटन को भी एआई ऑटोमेटेड किया जा सकता है। क्या कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि एक इंसिडेंट से ये कहानी शुरू होती है। कहते हैं 1983 के अंदर सोवियत संघ जब था, उस समय सोवियत संघ एग्जिस्ट करता था, तो एक मिसाइल की वार्निंग आई और जो वहां पे उस समय कमांडर थे स्टैन सिल्वा, जरूरी नहीं नाम याद रखना, स्टैन सिल्वा जो भी नाम था उनका, है ना। वो उसने क्या किया, उसने अपना ह्यूमन माइंड का एप्लीकेशन किया और उसको रिटेलिएट करने से रोक दिया, क्योंकि वो फेक था, वो जो अलार्म था वो फॉल्स था। न्यूक्लियर अलार्म बजा बट इट वाज फॉल्स, क्योंकि उसने दिमाग लगाया कि अभी तो ऐसे कोई वॉर की परिस्थिति है नहीं जिसकी जिसमें कि अमेरिका हमारे ऊपर न्यूक्लियर वॉर कर दे, तो मुझे बटन नहीं दबाना चाहिए, रिटेलिएटरी बटन जो है जिससे कि यहां से भी न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च हो जाएंगे, वो बटन नहीं दबाना चाहिए, उसने नहीं दबाया। लेकिन अगर वो दबा देता तो परिस्थिति खराब हो जाती, उस समय पर न्यूक्लियर वॉर हो जाती दोनों के बीच में, है ना। इसके अलावा अब क्या है, अब हम लोग चूंकि एआई इंटीग्रेट करते जा रहे हैं डिफेंस के अंदर, तो न्यूक्लियर बम का जो, न्यूक्लियर वेपन का जो बटन है, अगर उसको हमने एआई इंटीग्रेटेड किया, मतलब उतना भी किया कि ह्यूमन को उसमें लूप में रखा है, फाइनल डिसीजन ह्यूमन ही ले रहा है लेकिन असिस्ट कर रहा है एआई,
तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? उससे ये इफेक्ट पड़ सकता है, तो ह्यूमन ये सोचता है कि भाई कंप्यूटर ने बताया तो ठीक ही बताया होगा, मुझसे ज्यादा डेटा उसने एनालाइज किया हुआ है, जितना डेटा मैंने एनालाइज किया उससे कहीं ज्यादा डेटा चैट जीपीटी ने पढ़ा हुआ है ना? तो चैट जीपीटी मुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन जजमेंट नहीं है, उसके अंदर एम्पैथी, उसके अंदर एथिक्स, उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन व्यू, ये सारी चीजों की कमी है। तो इन सब के चलते क्या हुआ है कि एक रोम डेक्लेरेशन हुआ है। क्या? 16 जुलाई 2026 को रोम डेक्लेरेशन फॉर अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस, इसको जरूर से याद रखना। रोम डेक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस, ठीक है। अब ग्लोबल ग्लोबल नोबल लॉरेट्स की मीटिंग चल रही थी जो 14 जुलाई से 16 जुलाई तक चली, और 16 जुलाई को ये डिसीजन लिया गया। और इसको ये इंस्पायर्ड, ये डिसीजन जो है, ये जो डिक्लेरेशन है, एक्चुअली ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये ट्रीटी बनाने के लिए फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब ट्रीटी इसके आधार पे बनेगी, ठीक है। तो पोप लियो 16 के जो उन्होंने बोला था कि अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस, उससे ये इंस्पायर्ड है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कहां से इंस्पायर्ड है? पोप 16 के एक स्टेटमेंट से, अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस। तो अनआर्म्ड मतलब जहां पर आर्मामेंट्स ना हो, हथियार ना हो। डिसआर्म मतलब जो जिसके पास है उसको भी डिसआर्म करना है अपने हथियारों को, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी को सीक करता है, ये कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। इंटरनेशनल ट्रीटी को क्या कर रहा है? सीक कर रहा है, इट इज सीकिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजों को, कुछ पॉइंट्स को बताया गया है, 6 प्रिंसिपल बताए हैं इन्होंने कि इन प्रिंसिपल पे आधारित होना चाहिए ग्लोबल फ्रेमवर्क। प्रिंसिपल, हाँ, मतलब आप लोगों के सामने तो लिखे हुए आएंगे, आप लोगों को एनालिसिस के लिए मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यही हमारा फ्यूचर एआई विद न्यूक्लियर पावर को तय करेंगे। अब हो सकता है कि न्यूक्लियर ये ट्रीटी बनने में साल 2 साल लग जाए, लेकिन साल 2 साल का मुझे नहीं लगता समय है हमारे पास, क्योंकि जितनी तेजी से एआई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और अभी तक जितनी तेजी से हुई है उससे ज्यादा तेजी से आगे होगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ऐसा ही है, शुरुआत में उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे चीजें डेवलप होने लगती हैं उसके डेवलपमेंट की स्पीड और ज्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले 20 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ है, उससे पिछले 100 सालों में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना? तो टेक्नोलॉजी का ऐसे ही है कि जब वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लग जाती है, जब वो स्क्रैच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ती है, उसके बाद वो स्पीड बहुत तेजी से डेवलप होती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने एक वो देखा क्या इसके अंदर? अभी कंट्रीज से कोई बात नहीं करी है इसके अंदर, अभी सभी कंट्रीज से कोई बात नहीं करी है, बात एकदम सही है आपकी। लेकिन ये फ्रेमवर्क देगा किसके लिए? वही मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई ट्रीटी नहीं है अभी तक, ये फ्रेमवर्क देगा ट्रीटी के लिए कि किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ट्रीटी बननी चाहिए। हाँ, प्रिंसिपल्स है, 6 प्रिंसिपल इन्होंने दी, ठीक है। और अभी आप लोगों ने देखा कि पीछे चाइना ने एक ओलंपिक्स, ह्यूमनॉइड्स का ओलंपिक्स कंडक्ट किया था, देखा आप लोगों ने वो? मतलब वो थे ह्यूमनॉइड्स, ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स, देखा? किसी ने देखा वो वाला? थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स वगैरह, है ना? रेस हो रही है और बॉक्सिंग के मैचेस हो रहे हैं, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं। लास्ट ईयर भी सेम ह्यूमनॉइड रोबोट के ओलंपिक्स किए गए थे। उसके अंदर तुम ह्यूमनॉइड्स के वो देखना, परफॉर्मेंस देखना लास्ट ईयर और इस साल उनके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। लास्ट ईयर तो जो ह्यूमनॉइड्स थे वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो बॉक्सिंग करने जा रहे थे, खुद ही गिर जा रहे थे, और फिर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस साल के तुम देखोगे ना, तो उनके मूव्स काफी स्विफ्ट हो गए हैं, वो काफी स्टेबल हो गए हैं। तो क्या है कि टेक्नोलॉजी अब बहुत तेजी से डेवलप होगी। हाँ जी। हाँ, एकदम से वो अभी इतना स्विफ्ट नहीं है, ह्यूमन जितना स्विफ्ट नहीं है वो रोबोट, ऑब्वियसली। लेकिन कई चीजों में जैसे रेस के अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे, रेस के अंदर।
और पिछले साल से इस साल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इस वही मैं कह रहा हूँ कि जो खड़े होने की स्टेबिलिटी है, बॉडी मूवमेंट है, वो इस साल इंप्रूव्ड है। मैं ये नहीं कह रहा एट पार आ गया, ठीक है, इंप्रूव्ड है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ उससे कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलेगी आगे आने वाले समय में। हाँ बताओ। क्या है था? एआई डॉग, हाँ। एआई डॉग वो चाइना से खरीद के लाए थे ना, और उसको यहाँ पे अपने एआई इंडिया समिट के अंदर उन्होंने दिखा दिया था गलगोटिया वालों ने। तो इस तरीके के रोबोट्स तो बहुत कॉमन हो गए हैं अब। वो डॉग रोबोट और वो सफाई करने वाले रोबोट, पोछा झाड़ू पोछा लगाने वाले रोबोट, ये तो बहुत कॉमन हो गए हैं। यूरेका फोर्ब्स बेच रहा है, तमाम कंपनीज बेच रही हैं इसको, है ना। तो इसके अंदर क्या बोला है, अब ये देखते हैं न्यूक्लियर के अंदर एआई, न्यूक्लियर पावर के अंदर एआई किस तरीके से आगे डेवलप होगी। डिसआर्मिंग द नेक्स्ट आर्म रेस, सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई, जो कि पॉसिबल नहीं है, कह रहे हैं कि प्रिवेंट साइमल्टेनियस एआई एंड न्यूक्लियर रेस, न्यूक्लियर और ये जो रेस चल रही है दुनिया भर के अंदर की एआई को डेवलप करना है, अच्छे से अच्छा डेवलप करना है। और और एक बार किसी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन के बटन के ऊपर एआई इंटीग्रेट कर दिया, सामने वाली कंट्री की मजबूरी हो जाएगी, जो भी उसका एनिमी कंट्री होगा उसकी मजबूरी हो जाएगी कि उसके अंदर एआई को इंटीग्रेट करे। तो ये रेस बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ह्यूमन जजमेंट, एट लास्ट ह्यूमन जजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, और ह्यूमन जजमेंट इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और ह्यूमन जजमेंट इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए बाय द डेटा दैट हैव बीन फेड टू द एआई। क्योंकि एआई किस क्या जानता है, जिस हिसाब से उसको अंदर डेटा फीड करोगे उस हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर बायस्ड डेटा जाएगा तो बायस्ड रिस्पॉन्स आएगा, अगर सही डेटा जाएगा तो सही रिस्पॉन्स आएगा। तो डेटा के लिए भी इन्होंने बोला। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, ऑटोमेटेड है, एआई पावर्ड नहीं है, वो ऑटोमेटेड है। वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, अगर रशिया के ऊपर कोई स्ट्राइक करता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है, तो वो सेकंड स्ट्राइक कर सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो सेकंड स्ट्राइक ऑटोमेटेड है उनका, ठीक है। तो प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टेबलाइजिंग एआई एप्लीकेशंस। तो एआई एप्लीकेशंस को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट कैसे होगा, हमें एआई को सिखाना पड़ेगा, एआई मस्ट रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वेलफेयर। तो उसको ये सिखाना पड़ेगा कि ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन एथिक्स किस तरीके से काम करते हैं। डेवलपर्स शुड डिस्क्लोज द प्रिंसिपल गाइडिंग देयर एआई मॉडल्स। तो उनको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो भी डेवलपर है, कि किन प्रिंसिपल्स पे वो आधारित है, ठीक है। और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन जरूरी है, और इमीडिएटली हॉल्ट किया जा सके। जैसे डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा एआई, तो इमीडिएटली उसको, अगर कोई हम कैसा रोबोट बना रहे हैं, अगर फुल्ली ऑटोमेटेड कर भी रहे हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा, रिकर्सिवली सेल्फ इंप्रूविंग सिस्टम अगर हम बना रहे हैं। रिकर्सिवली सेल्फ इंप्रूविंग मतलब लगातार कंटिन्यूअसली जो अपने आप को अपना सिस्टम इंप्रूव करता जाएगा एआई, है ना। एक पोजीशन ऐसी आएगी ना, जब एआई खुद से, अभी तो हम उसको सिखा रहे हैं, अभी तो हम उसके अंदर डेटा फीड कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड भी होगा, और वो खुद से ही डेटा फिल्टर करके खुद से ही सीख सकता है, अपने आप को इंप्रूव कर सकता है ना। तो तब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा सिस्टम आता है तो सिस्टम शुड नॉट बी परमिटेड अनलेस दे कैन बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड। जब तक कि उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने की व्यवस्था ना हो, ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता। इंडिपेंडेंटली इवेल्युएटेड, यानी कि कोई ह्यूमन उसको इवेल्युएट कर रहा है लगातार, और इमीडिएटली हॉल्टेड। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अगर वो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो इमीडिएटली उसको हॉल्ट यानी कि रोका जा सके, ऐसा ही एआई बनाना है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, तीसरा इन्होंने ये दिया प्रिंसिपल, क्या बोला, एन ऑटोमेटेड सिस्टम मस्ट नेवर मेक द फाइनल न्यूक्लियर लॉन्च डिसीजन। फाइनल डिसीजन कभी भी एआई ऑटोमेटेड नहीं करना है। मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल मस्ट रिमेन ओवर न्यूक्लियर कमांड, कंट्रोल एंड लॉन्च सिस्टम, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, ह्यूमन कंट्रोल्ड होना चाहिए, ह्यूमन कंट्रोल में होना चाहिए। ह्यूमन के कंट्रोल में है क्या,
कमांड, कंट्रोल और लॉन्च। ठीक है, ये सब ह्यूमन कंट्रोल्ड होना चाहिए। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि अभी जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमारा डेटा लीक हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, है ना, और वो डेटा पूरा का पूरा कॉपी करके वेंडर्स का, कब कहां पर क्या होना है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट 3 और यूनिट 4 का जितना भी डेटा था उसको डार्क वेब पे रिलीज भी कर दिया किसी ने, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अब इसके अंदर हमको हैकिंग से भी सावधान रहना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियर बटन को ही हैक कर लिया, न्यूक्लियर बटन को जो एआई चला रहा है उसको किसी ने हैक कर लिया, या फिर उसका डेटा मैनिपुलेट कर दिया, उसका डेटा भी मैनिपुलेट किया, तो क्या होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा, और डिसीजन मेकिंग फिर क्या हो सकती है, मैनिपुलेटेड हो सकती है। अनऑथराइज्ड एल्गोरिथम कंट्रोल, अनऑथराइज्ड एल्गोरिथमिक कंट्रोल, यानी कि एल्गोरिथम के हिसाब से एआई काम करता है ना। जैसा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मतलब जो डेटा आ रहा है उस डेटा के ट्रेंड के हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है। साइबर अटैक ऑन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो साइबर अटैक तो अभी इंडिया के ऊपर हुआ, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंडिया के ऊपर साइबर अटैक हुआ। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कहां पर है, क्या है, कितना उसके अंदर, क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है आने वाले समय में। उसके अंदर 6 ही न्यूक्लियर रिएक्टर यूनिट्स हैं और 6 ही दूसरे वाले में भी है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, बाय कैपेसिटी, ये सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसकी 2 यूनिट फंक्शनल है और 2 ही यूनिट 2000 मेगावाट बिजली बनाती है। ठीक। रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुड एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। एक तो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा इनको, किस चीज के लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेफ्टी इवैल्यूएशंस करना पड़ेगा, और कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटेड रेस्ट्रेंट इन फ्रंटियर एआई डेवलपमेंट, फ्रंटियर एआई डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेटेड और रेस्ट्रेंट काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप होनी चाहिए, है ना। तो जो कंट्रोल करेगा वो कैसा होना चाहिए, यंग पीपल शुड कंट्रोल, क्योंकि यंग पीपल क्या है कि यंग पीपल उनके उनके सामने लाइफ बहुत लंबी होती है, तो वो डिसीजन कैसे लेंगे, रैशनल डिसीजन लेंगे, ऐसा सोचा जाता है। ठीक है, तो यंग पीपल शुड बी इंक्लूडेड इन एआई एंड न्यूक्लियर रिस्क गवर्नेंस। एजुकेशन शुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, मीडिया लिटरेसी, एआई लिटरेसी एंड कल्चर ऑफ पीस, कल्चर ऑफ पीस भी वहां पर सिखाना है। और इसके अलावा डिजिटल कॉमन्स क्रिएट करने हैं। डिजिटल कॉमन्स क्या होंगे, उस कॉमन डिजिटल से वो सारे एआई, जितने भी एआई उसको कंट्रोल करेंगे, न्यूक्लियर को कंट्रोल करेंगे, वो सारे एआई वहीं से ट्रेन होंगे। ठीक है, द डिक्लेरेशन प्रपोजेस अ डिजिटल कॉमन्स सो दैट नॉलेज एंड सेफ्टी रिसर्च आर नॉट मोनोपोलाइज्ड, किसी एक के हाथ में मोनोपोलाइज ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात तो पहले भी कई बार हो चुकी है। और एक ये मूवमेंट अवे फ्रॉम लॉन्च ऑन वार्निंग, अगर न्यूक्लियर वार्निंग आ रही है तो उसी पे क्या करें, लॉन्च कर देते हैं कंट्रीज। ऐसा सिस्टम है कंट्रीज के पास, सभी के पास, कि अगर न्यूक्लियर वार्निंग आ रही है कि आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला हो चुका है, तो उसी टाइम पे वो अपना भी न्यूक्लियर वेपन क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उससे दूर हटना है, क्योंकि वहां पे दुर्घटना होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर न्यूक्लियर थ्रेट है तो भी उसी टाइम पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस समय तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा ही, और उसके बाद आप रिटेलिएट, वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन कर सकते हो। ठीक है, डेंजरस क्यों है, डिसीजन टाइम कंप्रेशन हो जाएगा, ये हमने आपको बता ही दिया। ऑटोमेशन बायस है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फॉल्स पॉजिटिव हेलुसिनेशन, यानी कि जो अगर कोई उसको हैक कर ले, सैटेलाइट इमेजेस हैं या कोई भी इमेजेस हैं, तो उसके वेदर फिनोमिनाज हैं, तो उसके हिसाब से क्या एआई का डिसीजन क्या हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है। इसीलिए ह्यूमन लूप में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा साइबर मैनिपुलेशन, हैकिंग के उस पे एस्पेक्ट में हमने बात कर ली कि हैकिंग हो सकती है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, क्या कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके ऊपर कितना रिलाई किया जा सकता है। जो इंफॉर्मेशन, इफ डिसीजन मेकर्स कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ एन एआई रीच द कंक्लूजन, अगर एक एआई ने डिसीजन कैसे लिया, क्या डेटा उसके अंदर फीड किए गए, उसने डिसीजन ये लिया तो क्यों लिया, जब तक हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते तब तक हम उसको प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है भी या नहीं।
क्योंकि सबसे पहले हमको प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस डेटा को प्रोसेस करके इसने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। इसके अलावा अटैक नेसेसरी है या नहीं है, ये नहीं पता लगा सकते। इसके अलावा टारगेट लॉफुल है या नहीं है, ये नहीं पता लगा सकते। रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, कॉन्सिक्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एआई। लेकिन हमने कल क्या पढ़ा था, न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसके अंदर क्या बोला कि सीनियर के ऑर्डर पे लिया गया एक्शन, अगर कोई पुलिस वाला अपने सुपीरियर के ऑर्डर पे कोई एक्शन लेता है विच इज अनलॉफुल, तो एक्शन लेने वाला भी जिम्मेदार होगा, ऑर्डर देने वाला भी जिम्मेदार होगा। इसी तरीके से न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल इस पे भी लागू होगा। हालांकि अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, लेकिन न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल इस पे लागू होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति एआई के डिसीजन पे रिलाई करके कोई अटैक कर देता है, तो वो स्वयं भी जिम्मेदार होगा। कल को वो ये नहीं कह सकता ये तो एआई ने बोला था इसलिए मैंने अटैक कर दिया, एआई का डिसीजन था। तो एआई का डिसीजन नहीं, फाइनल डिसीजन ह्यूमन के हाथ में ही है, ठीक है। एसिमेट्रिक स्पीड है ना, तो एसिमेट्रिक स्पीड मतलब कि किसी ने अगर बना लिया, किसी राइवल स्टेट ने बना लिया, तो भाई कंपटीशन तो होगा ही, और फिर दूसरा स्टेट भी बनाएगा। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं वो एआई विद न्यूक्लियर के ऊपर लागू होंगे। जैसे डिस्टिंक्शन प्रिंसिपल है। डिस्टिंक्शन प्रिंसिपल मतलब कि कोई भी अगर अटैक कर रहा है, जैसे यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया हुआ है और वहां के बहुत सारे सिविलियंस भी मार दिए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्शन प्रिंसिपल कहता है कि भाई आपको क्या करना है, डिस्टिंक्शन करना है, अलग अलग देखना है। किसको? एक कॉम्बेटेंट को, यानी कि जो लड़ रहा है आपसे उसको, और एक सिविलियन को। सिविलियन को नहीं मार सकते, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत, प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई एक्सपेक्टेड सिविलियन हार्म, जो सिविलियन हार्म है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अगर वॉर में सिविलियन हार्म हो भी रहा है तो कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू द मिलिट्री हार्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के सिविलियंस के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशंस है ना, प्रिकॉशंस क्या है कि सिविलियन हार्म को कम से कम करना है, सिविलियन का हार्म कम से कम हो, ऐसा ध्यान रखना है। मिलिट्री नेसेसिटी, जब नेसेसिटी हो तभी, नेसेसिटी वाला सिद्धांत हमने कल भी समझा था, सेम सिद्धांत यहां पर लागू होगा। नेसेसिटी जैसे कि ऐसा करे बिना, जैसे स्टूडेंट को पीटे बिना उनको रोका ही नहीं जा सकता था, हमला किए बिना सामने वाले के हमले को न्यूट्रलाइज किया ही नहीं जा सकता था। अच्छा, जैसे यूएन चार्टर है, तो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 क्या कहता है, नो यूज ऑफ फोर्स, है ना, दैट देयर शुड बी नो यूज ऑफ फोर्स, कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। आर्टिकल 4 क्लॉज 2 क्या कहता है, सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के पर्पज में ही यूज करना है, या फिर कोई यूएन के द्वारा अप्रूव्ड कोई प्रोजेक्ट है, कोई मिलिट्री मिशन है, तो वहां पर फोर्स का यूज किया जा सकता है। तो वो सारे नियम इसके ऊपर भी लगेंगे, है ना। प्रपोर्शन ऑफ अननेसेसरी सफरिंग, तो वेपन क्या है कि वेपन मस्ट नॉट कॉज सुपरफिशियस इंजरीज, कोई ऐसी इंजरीज वेपन से नहीं देनी है। ये सारे इंटरनेशनल नियम है। उसके अलावा न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल 4 है, इसको हम लोग देखा था हम लोगों ने कल। तो सेम एआई के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कोई और कर रहा है, मैं तो सिर्फ अप्लाई कर रहा हूं। तो सिर्फ अप्लाई करने से मैं बच नहीं जाऊंगा, मेरी भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मेरा पास मोरल चॉइस है वहां पर, करना या नहीं करने के बीच में, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है, इन द लीगैलिटी ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एडवाइजरी ओपिनियन है 1996 की। ये क्या कहती है, एनी थ्रेट और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन मस्ट कंप्लाई विद द यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज से भी कंप्लाई करना है, और यूएन चार्टर, यानी कि देयर शुड बी नो यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट देयर इज नीड ऑफ सेल्फ डिफेंस और एन यूएन अप्रूव्ड मिलिट्री प्रोग्राम। इन दो केसेस में ही फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है लीगली, ठीक है। देयर यूज वुड जनरली बी कॉन्ट्रेरी टू IHL प्रिंसिपल्स, है ना। हाउएवर द कोर्ट कुड नॉट डेफिनेटली conclude whether their use would be lawful or unlawful in extreme circumstances. एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में न्यूक्लियर वेपन का यूज करना लॉफुल है
या अनलॉफुल है, इसके ऊपर आईसीजे ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। क्या कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर यूज करना पड़ रहा है तो हमें नहीं पता कि वो सही है या नहीं है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उसके ऊपर कुछ नहीं कह रहा। क्या कह रहा है, एआई डज नॉट ऑल्टर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, अ मशीन जनरेट रिकमेंडेशन। हाँ जी, जी हिमांशी, जी हिमांशी कुछ कहना चाहते हो इसी माइक पर? चलो कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि एआई डज नॉट ऑल्टर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स उससे खत्म नहीं हो जाएंगी एआई इंटीग्रेटेड होने से। क्या होगा, अ मशीन जनरेटेड रिकमेंडेशन कैन नॉट कन्वर्ट एन अदरवाइज अनलॉफुल न्यूक्लियर अटैक इनटू लॉफुल वन। अगर आपके पास एआई जनरेटेड कोई इन्फो है तो उससे आपके जो अटैक हैं वो जस्टिफाई नहीं हो जाते, है ना। सीधी सीधी यही बात है। और इंडिया का एंगल देखें तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल काउंसिल है, जो न्यूक्लियर बटन है वो पॉलिटिकल काउंसिल के पास होता है। और पॉलिटिकल काउंसिल को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसको हेड करते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसको हेड करते हैं, और ये एडवाइज करते हैं पॉलिटिकल काउंसिल को। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड होती है जो पॉलिटिकल काउंसिल के कहने पे लॉन्च करेगी, बटन को दबाएगी। क्या, ऑपरेशनलाइजेस द डायरेक्शंस ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, उसके अंदर ये तीन उसके पार्ट्स हैं, पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। क्या ये टोटल पूरा मिला के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इसको कंट्रोल करती है। अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी फिलहाल यूएसए और रशिया के बीच में कोई भी न्यूक्लियर ट्रीटी है ही नहीं कि कितने न्यूक्लियर बम रख सकते हैं कितने नहीं रख सकते। जो लास्ट थी वो थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी खत्म हो गई है, मई में खत्म हो गई थी, फरवरी में खत्म हो गई थी, 5 फरवरी 2026 को वो खत्म हो चुकी है। तो तब से ही पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि इन दोनों के बीच में कोई न्यूक्लियर ट्रीटी हो। पहले इन्होंने क्या कर रखा था कि 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं दोनों के पास, उससे ज्यादा लिमिट कर रखी थी, 600 से ज्यादा नहीं बनाने। एक समय पर उन्होंने 6-6 हजार 7-7 हजार भी बना लिए थे। ठीक है, तो अब इनके बीच में कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर और एआई की रेस में फिर से ये दोनों पढ़ सकते हैं कोल्ड वॉर एरा की तरह। और अगर ये फिर से पढ़े तो फिर से जो जो न्यूक्लियर वॉच है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कितने सेकंड बचे हैं दुनिया खत्म होने में? मेरे ख्याल से 35 सेकंड बचे हैं, है ना। क्या होता है न्यूक्लियर वॉच? न्यूक्लियर वॉच है दुनिया भर में, पता है आपको, एक न्यूक्लियर वॉच। अच्छा, एआई के इंटीग्रेशन से भी इस वॉच के ऊपर असर पड़ सकता है, जैसे ही एआई का इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, न्यूक्लियर वॉच कौन कंट्रोल करता है, यानी कि किसने बनाई है? बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। ठीक है, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक वॉच बनाई, और वॉच बना के ये बोला कि अगर इस वॉच में 12 बज गए, जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। हम्म, जब वो बजाएंगे, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट जब बजाएंगे तब बजेंगे 12। 85 सेकेंड है, 85 सेकेंड्स हैं, अभी सही कह रहे थे आप, 85 सेकेंड्स हैं 12 बजने में। तो 85 सेकेंड में दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये मत समझना कि अभी से 85 सेकेंड में खत्म हो जाएगी। ये न्यूक्लियर वॉच चलती कैसे है, ये न्यूक्लियर वॉच चलती है जब इंडिया ने पोखरण 2 किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ी, पोखरण 1 पे थोड़ा सा आगे बढ़ी थी, चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ गई। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर खतरा दुनिया के ऊपर बढ़ता जाता है ये वॉच आगे बढ़ती जाती है। और करते 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 अब 85 सेकेंड्स बचे हैं दुनिया खत्म होने में। हालांकि इन्होंने अब, पहले तो सिर्फ ये न्यूक्लियर थ्रेट को ही इसके अंदर इंक्लूड करते थे, अब क्लाइमेट चेंज और बाकी की वॉर्स को भी इसके अंदर, बाकी कन्फ्लिक्ट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो बदल चुका है। ठीक है, अभी पीछे जब ईरान ने ये बोला था ना कि न्यूक्लियर बम बनाएंगे, तब इसको 5 सेकंड आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, आ जाते हैं अगली न्यूज पे। ट्रंप ने फिर से बोल दिया कि हम 200% टैरिफ लगा देंगे। किसके ऊपर? फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक दवाइयों के ऊपर। अब कैसे लगाएंगे? एकदम से अभी नहीं लगा देंगे,
बोला कि 1 अगस्त 2026 से लेके 31 जुलाई 2028 तक तो 0% टैरिफ लगेगा, 2 साल के लिए 0% टैरिफ। फिर उसके बाद बोला कि अगस्त 2028 से जुलाई 2029 तक 1 साल, लगभग 1 साल कितना रहेगा, 100% टैरिफ रहेगा, और उसके बाद 200% हो जाएगा। ये टाइम पीरियड क्यों दिया है? ये टाइम पीरियड इन्होंने इसलिए दिया है ताकि आगे आने वाले 2 सालों में जो यूएस की अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो दवाइयां बनाना शुरू कर दे, जेनरिक दवाइयां बनाना शुरू कर दे, वो जेनरिक दवाइयों को बनाने के लिए प्लांट्स लगाना शुरू कर दे। लेकिन क्या 2 साल के अंदर इतने बड़े प्लांट लगाना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर स्पेसिफिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर एनवायरमेंट के लिए क्लियरेंसेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, वहां नहीं देते। वहां अमेरिका में आप दवाई नहीं खरीद सकते ऐसे दुकान से जाके, बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलेगी। और प्रेस्क्रिप्शन के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। वहां पे इतना अच्छा सिस्टम नहीं इतना अच्छा हमारे यहाँ मेडिकल का सिस्टम। तभी तो बाहर से इंडिया आते हैं ना लोग इलाज कराने के लिए। तो मेडिकल टूरिज्म इंडिया का बहुत बड़ा एक इनफ्लो का जरिया है, पैसे के इनफ्लो का, करेंसी इनफ्लो का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई 200% टैरिफ कर देंगे, 2 साल का टाइम पीरियड क्यों दिया है? ताकि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप हो सके। अब इंडिया से ये बहुत ज्यादा दवाइयां खरीदते हैं, है ना, इंडिया से ये बहुत ज्यादा दवाइयां खरीदते हैं। और जेनरिक दवाइयां क्या होती हैं सबसे पहले ये समझ लो। जैसे मान लो मैंने एक दवाई बनाई एबीसी, ठीक है, इसको मैंने पेटेंट करा लिया, मैंने इसका पेटेंट करा लिया एबीसी दवाई का। और पेटेंट कराने के बाद मैं ही बेच सकता हूं, लेकिन मेरा पेटेंट एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पेटेंट जब खत्म हो जाएगा तो आप सिमिलर बायोलॉजिक्स, उसको बोलते हैं बायोसिमिलर्स, बायोसिमिलर्स का यूज करके, बायोसिमिलर्स मतलब मान लो मैंने इसमें एक्स नाम का सॉल्ट यूज किया था, मैंने क्या यूज किया था, एक्स नाम का सॉल्ट यूज किया था, लेकिन एक वाई नाम का सॉल्ट भी है जो क्या है, बायोसिमिलर है, सेम इफेक्ट रखता है, एक्स सॉल्ट जैसा ही इफेक्ट रखता है वाई सॉल्ट भी। वाई सॉल्ट सस्ता आता है, और मेरे को टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आर&डी के अंदर इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पेटेंट जैसे ही खत्म हुआ मैं जेनरिक दवाई बना के सस्ती बेच सकता हूं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो पेटेंट खत्म होते ही क्या बन सकता है, जेनेरिक दवाई बन सकती है, उसको बोलते हैं जेनेरिक। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट, और स्ट्रेंथ सिमिलर होनी चाहिए, डोजेज सिमिलर होनी चाहिए, सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए, और थ्योरेपेटिक इफेक्ट उसका सेम होना चाहिए, तब आप जेनेरिक दवाई बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं, अब इंडिया का कंसर्न क्यों बढ़ा है इसके अंदर, क्योंकि इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया को बोला जाता है दुनिया की फार्मेसी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है हम, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दवाइयां सप्लाई करते हैं। अकेले 2025 में इंडिया ने जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है वो $25.8 बिलियन का किया, $25.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया हमने। ठीक है, जिसके अंदर देखें तो 37% हमने यूएस को किया है। तो यूएस हमारे लिए फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, वो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है फार्मास्यूटिकल्स का। ठीक है, इंडियन कंपनी सप्लाई अप्रोक्सीमेटली 47% ऑफ जेनरिक प्रेस्क्रिप्शंस डिस्पेंस इन द यूएस। यूएस के अंदर जितना भी प्रिस्क्राइब की जा रही हैं जेनरिक दवाइयां, उसका 47% इंडिया से आता है, उसका 47% इंडिया से आता है, और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 37% यूएस लेता है। ठीक है, however India's share in the value of US generic import is only 30%। इंपोर्ट उनके जेनेरिक इंपोर्ट वो और भी कंट्रीज से खरीदते होंगे ना जेनेरिक दवाइयां, तो हमारा है तो देखो 47%। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो 47% दवाइयां वो हमारी खा रहे हैं, लेकिन जो खर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ 30% कर रहे हैं हम पे। यानी कि इंडिया यहां पर क्यों जीत रहा है, क्योंकि इंडिया सस्ती दवाई देता है, सस्ती और बढ़िया दवाई। अब 200% टैरिफ लगेगा तो $100 की दवाई $300 की हो जाएगी, 200% उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। ये टैरिफ लगेगा किस पे और लेगा कौन? सो महंगी आती है लेकिन क्या चीज?
सर अभी आपने बोला इंडिया में दवाई सस्ती मिलती है, सर दवाई तो बहुत महंगी आती है। हाँ, दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबली कंपेयर करोगे ना, तो इंडिया की दवाइयाँ सबसे सस्ती है। जो जेनेरिक दवाई की बात कर रहा हूँ मैं, दो तरह की दवाइयाँ, एक तो ब्रांडेड दवाई है जो ओरिजिनल ब्रांड की है, सिप्ला की है ना, और या फिर उसकी है, बहुत सारी कंपनीज है ना, रेंडेक्सी है, तो उनकी दवाइयाँ महंगी मिलेगी। लेकिन जैसे ही उस दवाई का पेटेंट खत्म होगा, उसकी जेनेरिक दवाइयां बननी शुरू होंगी। आप कभी भी दुकान पे जाओ और अजय, हमारे मेडिकल स्टोर वाले भी ऐसे बताते नहीं है, तो आप कभी दुकान पे जाओ, कोई दवाई आप लो और उसको बोलो कि भैया इसकी जेनेरिक है क्या, वो फिर आपको जेनेरिक निकाल के देगा। और प्राइस में अंतर देखना, 10 गुने का अंतर होता है। वो सेम सॉल्ट है, सेम चीज है, सेम उसका इफेक्ट है, लेकिन वो सस्ती मिलती है। और खरीदते क्यों नहीं लोग? क्योंकि सस्ते पे विश्वास नहीं करते हमारे यहाँ। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं खरीदते कि सस्ती है, ये क्या ही असर करेगी, महंगी वाली खरीदो। अभी बताया ना कि सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उसको जेनरिक बोलेंगे, हाँ। नहीं तो उसको जेनरिक नहीं बोल सकते, उसको ऑल्टरनेटिव बोलेंगे। फिर अगर उसका सेम सॉल्ट, सेम इफेक्ट नहीं है, तो उसको ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं, सेम नहीं बोल सकते। बायोसिमिलर्स होने चाहिए उसके अंदर, तभी उसको क्या बोलेंगे, जेनेरिक दवाई बोलेंगे। ठीक है, तो जेनेरिक दवाई। अच्छा, अब समझ गए ना कि इंडिया से सबसे सस्ती दवाई दुनिया में जाती है। इंडिया को क्या बोला जाता है? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं हम दवाई, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत दवाइयां सप्लाई करते हैं। मलेरिया की दवाई सप्लाई करते हैं अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा, डेंगू की, मलेरिया की, वैक्सीनेशन, अभी कोविड का वैक्सीन हमने इतना सप्लाई किया दुनिया भर में, है ना। तो दवाइयों के अंदर अपना अच्छा काम है। ठीक है, तो ड्यूटी जो लगेगी वो सर इनिशियली किसको पे करनी पड़ेगी? हाँ जी, हाँ जी। सर गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ऐसी ही मिलती है दवाई फ्री में। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में मिलती हैं। इसके अलावा ये इस गवर्नमेंट ने स्टोर्स भी तो खोले हैं, क्या नाम है उसका, औषधि, औषधि करके है कुछ नाम, जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, उसके अंदर भी जेनेरिक दवाई मिलती है, सस्ती दवाई मिलती है। ठीक है, डिस्काउंट रेट पे भी मिलती है, जो ओरिजिनल दवाई है वो भी डिस्काउंटेड रेट पे मिलती है। ठीक है, तो अभी तो जैसे शुरुआत में ये पैसा किसको दिख जाएगा? जो $200 एक्स्ट्रा जाएगा $100 की दवाई पे, $200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा किसको? कस्टमर को, यूएस के नागरिक को। वो किसके पास जाएगा? यूएस के गवर्नमेंट के पास जाएगा। और ये जो खर्चा है $200 का, ये शेयर होगा किसके किसके बीच में? यूएस के कस्टमर के बीच में, उनका मेडिकल सिस्टम, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बीच में, हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर के बीच में, और मैन्युफैक्चरर के बीच में। ये सब डिवाइड हो जाएगा इवेंचुअली, धीरे धीरे, है ना। ये कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि इंडिया फिर भी, अगर ये 200% का टैरिफ सभी देशों के ऊपर लगता है, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, यूरोप के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, सबके ऊपर 200% लगता है, तब भी हम जो है अमेरिका में बनी हुई जेनेरिक दवाई से सस्ती दवाई पहुंचा देंगे उनको, तब भी उनसे सस्ती दवाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए खतरे की बात तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। खतरे की बात ज्यादा यूएस के लिए, यूएस के नागरिकों के लिए। ठीक है, क्यों हर्ट कर सकता है? वाई वाई द टैरिफ कुड हर्ट अमेरिकन? कैसे हर्ट करेगा अमेरिकन को? हायर मेडिसिन प्राइसेस, महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ेगी, जिससे उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा रिस्क ऑफ ड्रग शॉर्टेज, अगर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो, टैरिफ बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, तो एक टाइम पे ये भी तो हो सकता है कि जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट ही ना करे, उसको बोले कि भाई इतना टैरिफ कौन पे करेगा, मैं दूसरे देश को बेच लूंगा इतने में, है ना। तो अगर वहां पर एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया किसी एक्सपोर्टर ने, किसी पर्टिकुलर दवाई, वहां पर कोई पर्टिकुलर दवाई पहुंचनी बंद हो गई, तो उसकी शॉर्टेज हो सकती है। लिमिटेड डोमेस्टिक कैपेसिटी, लिमिटेड डोमेस्टिक कैपेसिटी है यूएस के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा वो दवाइयां नहीं बनाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम एपीआई की बात करें, तो एपीआई के लिए यूएस डिपेंडेंट है यूरोप और चाइना के ऊपर। यूरोप और चाइना से ही एपीआई मंगाता है। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इसको। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंडिया भी चाइना से ही मंगाता है, और फिर हम दवाई में डालते हैं उसको और फिर बेचते हैं बाहर। ठीक है, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। कह रहे हैं कि विल इंडियन कंपनीज नेसेसरीली लूज द यूएस मार्केट? नहीं, नहीं करेंगे। इंडियन फर्म्स वुड compete अगेंस्ट यूरोपियन, चाइनीज एंड अदर फॉरेन सप्लायर्स
अंडर द सेम टैरिफ्स। अगर सेम टैरिफ रहेगा तो हमारा कंपटीशन के अंदर हम सस्ती बेचेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी सबसे सस्ती बेच रहे हैं और तब भी सबसे सस्ती बेचेंगे। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट में रिमेन लोअर देन दोज ऑफ मेनी कॉम्पिटिशंस। सम इंडियन मेडिसिन में रिमेन चीपर देन यूएस मेड ऑल्टरनेटिव्स इवन आफ्टर टैरिफ। 200% का टैरिफ लगाने के बाद भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां होंगी जो हम यूएस से सस्ती बना देंगे, 200% के टैरिफ के बावजूद सस्ती खिला देंगे उनको दवाई। ठीक है, तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि बहुत हाई टैरिफ से प्रोहिबिटिव टैरिफ, यानी कि अ ड्यूटी सो हाई दैट इंपोर्ट सब्सटेंशियली स्टॉप। प्रोहिबिटिव यानी कि यहाँ पर ट्रेड बैरियर की तरह काम कर सकता है, और ट्रेड बैरियर की तरह काम किया तो दवाइयां उनकी शॉर्ट हो जाएंगी, शॉर्टेज हो जाएगी दवाई की उनके यहाँ। ठीक है, टैरिफ रेवेन्यू उनका फॉल हो जाएगा, ये सारी चीजें, ये तो इफेक्ट पड़ेगा, इस बार में उसको किसी दिन एनालाइज करेंगे अच्छे से। इंडिया मस्ट लीड इन सिक्योरिंग द बाबल मानदेव। अब बाबल मानदेव के ऊपर भी खतरा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझेंगे क्योंकि नए बच्चे बहुत सारे। देखो यहाँ पर समझने में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बीच में पूछ लिया करो, जैसे हिमांशु जी पूछते हैं ना क्वेश्चन, ऐसे आप लोग भी माइक खोल के पूछ लिया करो। ठीक है, क्या ब्लॉकेड? हाँ, सऊदी अरेबिया के शिप्स पे ही ब्लॉकेड लगाया गया है, सही बात है एकदम। अभी तक जो ब्लॉकेड की धमकी दी है, अभी तो डिक्लेयर किया है ब्लॉकेड, फिजिकल ब्लॉकेड तो है नहीं अभी कोई, अभी कोई उन्होंने रोका नहीं है किसी को। 2023 में रोक दिए थे उन्होंने इजराइल के हुतीज ने। ठीक है, तो देखो मैं फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से? अभी आप सबको पता है कि ईरान की और यूएसए की वॉर चल रही है, और ईरान यूएसए की वॉर कहां पर चल रही है? गल्फ ऑफ ओमान में चल रही है। और गल्फ ऑफ ओमान की वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से क्या हुआ? ऑयल सप्लाई, जो कि दुनिया की 20% यहां से होती है, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस दुनिया की 20% यहां से होती है, और इंडिया की 80% कतर से आती है। इंडिया की 80% कतर से आती है। आती कहां से? सब आती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉकेड की वजह से क्या हुआ? इंडिया के अंदर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आया, है ना, स्टैगफ्लेशन आया, है ना। स्टैगफ्लेशन यानी कि हम जब इन्फ्लेशन को देखते हैं, महंगाई दर को देखते हैं, तो केवल महंगाई नहीं है, वो ग्रोथ भी है। क्यों? क्योंकि जब डिमांड बढ़ रही है, यानी कि लोगों के पास पैसा है, लोग खर्च कर रहे हैं पैसा, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है? सप्लाई साइड आ रहा है। सप्लाई में, क्योंकि सप्लाई महंगी हो गई है, इस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से हम ये नहीं कह सकते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ग्रोथ भी हो रही है ना। तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जब ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाए लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता रहे, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है? स्टैगफ्लेशन आया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, ये इंडिया के जो ये पोर्ट है, कांडला, मुंद्रा, मुंबई, है ना, यहाँ से ट्रेड करेंगे तो कहाँ से जाएंगे? ये रूट है, ये रूट है, ये ट्रेडिशनल रूट है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए। और इंडिया का 50% एक्सपोर्ट, यूरोप का 50% एक्सपोर्ट इसी रूट से होके जाता है। इसी रूट पे यहां पे पड़ता है बाब अल मानदेब। बाब अल मानदेब, ठीक है। बाब अल मानदेब पूरी दुनिया के ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये समझो कि ईरान की जो वॉर चल रही है, ईरान अकेला नहीं लड़ रहा, ईरान के अगेंस्ट लड़ने वाले बहुत सारे कंट्रीज हैं, 32 कंट्री है, नाटो पूरा का पूरा इसके खिलाफ लड़ रहा है, प्लस इसराइल लड़ रहा है, 33-34 कंट्री इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। वो हालांकि ऑन द पेस ऑफ इट दिखाते हैं कि हमारे अंदर डिस्प्यूट है और नाटो टूटने वाला है, लेकिन नाटो टूटने वाला नहीं है, वो सब ड्रामा है। तो ईरान ने भी ऐसा की व्यवस्था कर रखी है अपनी, कि इसने बहुत सारे ग्रुप्स के साथ
जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब वो कोई स्टेट नहीं है, वो कोई कंट्री नहीं है। जैसे नाटो तो बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है, लेकिन ईरान के पास ऐसे बहुत सारे कंट्रीज नहीं है, लेकिन क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी ग्रुप्स, जिसको आप टेररिस्ट ग्रुप भी कह सकते हो। तो एक उनमें से है यमन के अंदर हूथी रिबेल्स, हूथी रिबेल्स, ठीक है। अभी तक इन्होंने क्या धमकी दी थी कि सऊदी अरेबिया क्योंकि हमारे ऊपर हमला करता रहता है, सऊदी अरेबिया क्योंकि हूथीज के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन में लीड करता है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये वाला स्ट्रेट बंद हो गया है ना, तो सऊदी अरेबिया का जो यहां से एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया, सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट बंद हो गया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक ऑल्टरनेटिव जुगाड़ कर रखा है। ऑल्टरनेटिव जुगाड़ क्या है, यहां से लेके यहां तक एक ऑयल पाइपलाइन बिछा रखी है। इसका नाम क्या है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, ठीक है। ये यहां पे यानूब पोर्ट है, यानूब पोर्ट सऊदी अरेबिया का, जहां पे ये पाइपलाइन आती है, ठीक है। 30 मिलियन बैरल डेली का ऑयल ये यहां पर पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, हम यहां से ट्रेड कर लेंगे, यहां से जाएंगे। और क्योंकि मेन मार्केट इंडिया, चाइना, जापान, ये मेन मार्केट है, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, ये मेन मार्केट है ऑयल के लिए। हमारे पास ऑयल नहीं होता, लेकिन जरूरत सबको है, चाइना को भी है, चाइना भी अपना 80% इम्पोर्ट करता है, इंडिया अपना 90% इम्पोर्ट करता है, जापान भी 85 to 90% इम्पोर्ट करता है ना, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ऑयल ज्यादा, हम कितना ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ही नहीं जब, ठीक है। तो हम लोगों को इंपोर्ट करना है, मेन मार्केट यहां पर है। अब इन्होंने क्या बोला, हूथी रिबेल्स क्योंकि ईरान के सपोर्टेड हैं, ईरान से सपोर्ट मिलता है हूथीज को, तो हूथीज ने बोला ठीक है भैया, तुम्हें अमेरिका ने परेशान किया, उधर से वो ट्रेड कर रहे हैं, हम इसको बाब अल मानदेब को बंद कर देंगे, यहां से कोई भी सऊदी का शिप नहीं गुजरने देंगे। और ये मात्र 30 किलोमीटर चौड़ा है। अब देखो यहां से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। अच्छा यहाँ पे सबने आंसर दे दिया ना बैठे बैठे, तो इसलिए मैंने बोला नहीं, कभी आप सोचो कि आंसर ही नहीं बताया सर ने, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। बाब अल मानदेब किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है। अब यहीं से दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रूट जो है वो भी निकलता है, सुएज कैनाल, है ना। सुएज कैनाल से हम पहुंच जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यहां पर, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि रशिया ने इंडिया का एक शिप मार गिराया, गलती से या जानबूझ के। इंडिया ने फिर उसके कॉन्सुलेट को बुलाया और उसको कंडेम किया उसके सामने कि हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसी हरकत कि आप हमारा शिप गिरा दो। कमर्शियल शिप था, कोई नेवी शिप नहीं था, हम रशिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर वो शिप गिराया गया था। यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट आपको एक लंबा सा एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी से जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं टर्किश स्ट्रेट। अब इस टर्किश स्ट्रेट के अंदर दो स्ट्रेट आते हैं, एक तो ये ऊपर वाला जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ रहा है, ये सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस। और एक ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है ना, एक ये जो स्ट्रेट है ये किसको जोड़ रहा है, मेडिटेरेनियन सी को मरमरा से, इसको बोलते हैं ड्रेंडनलिस, ठीक है, ड्रेंडलिस, ड्रेंडल्स। तो स्ट्रेट ऑफ ड्रेंडल्स और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, इन दोनों को भी याद रखेंगे, इसके अंदर यही सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। और रेड सी क्राइसिस के दौरान, हालांकि इसके अंदर ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, लेकिन तब भी एक हल्का सा कंटेस्ट ले लेते हैं कि 2023-24 के अंदर जब रेड सी के अंदर कन्फ्लिक्ट हुआ था और इन्होंने
हुथीज ने बाबल मानदेव को बंद कर दिया था, तो अमेरिका ने अपना ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाया था, और यूरोपियन यूनियन ने ऑपरेशन एस्पिडिस चलाया था। ठीक है, और इंडिया ने भी अपनी एक शिप आईएनएस विशाखापट्टनम को वहां पर किसके लिए भेजा था, ताकि वहां से जो शिप्स हैं उनको वो करके, क्या बोलते हैं उसको, एस्कॉर्ट करके निकाला जा सके, ताकि उनको कोई उड़ा ना दे, है ना। तो इसके लिए ये 3 ऑपरेशन हैं, हल्का सा याद रख लोगे बस। बाकी यूएन क्लॉज, अब कोई क्या ट्रांजिट के ऊपर रोक लगा सकता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके बारे में, क्या कोई इंटरनेशनल स्ट्रेट के ऊपर सर्विस दे सकता है और सर्विस के नाम पे पैसे ले सकता है, टोल नहीं लगा सकता, पहली बात। अगर इनोसेंट पैसेज है तो उसको रोक नहीं सकता, इनोसेंट पैसेज को, अगर वो पैसेज वहां पर रुक नहीं रहा है, अननेसेसरीली वहां पर हॉल्ट नहीं हो रहा है, और वो कंटिन्यूअस पैसेज है, वो जा रहा है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। इंटरनेशनल किसके अंदर, इंटरनेशनल स्ट्रेट्स के अंदर। स्ट्रेट सबको समझ में आता है ना, स्ट्रेट क्या होता है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको स्ट्रेट का मतलब नहीं समझ में आता हो, सबको समझ में आता है ना। सर बता दीजिए एक बार। मुझे लगा था, हाँ जी। ड्रेंडनलिस अभी आएगा वो, ठीक है, आएगा अभी, ठीक है। स्ट्रेट होता है जब कोई 2 बड़ी वाटर बॉडीज को एक छोटी वाटर बॉडी अटैच करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। जो वाटर बॉडी उन 2 बड़ी वाटर बॉडीज को अटैच कर रही है उसको बोलेंगे स्ट्रेट। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, और बाबल मानदेव रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। तो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को एक छोटी सी पट्टी जोड़ रही है, एक छोटी सी वाटर बॉडी जोड़ रही है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया ना, छोटी सी बात है बस। बाकी यूएन क्लॉज क्या कहता है, यूएन क्लॉज ट्रांजिट पैसेज, इनोसेंट पैसेज को रोका नहीं जा सकता ये कहता है, उसके ऊपर टोल नहीं लगाया जा सकता, उसके ऊपर केवल क्या लगाया जा सकता है, सर्विस चार्जेस लगाए जा सकते हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट में लगते हैं, या आपके सुएज ऑफ कैनाल पे लगते हैं, पनामा कैनाल पे लगते हैं। ठीक है ना, तो ये है देखो। ब्लैक सी से आएंगे तो सबसे पहले बॉस्फोरस स्ट्रेट में आना पड़ेगा, फिर सी ऑफ मरमरा में आना पड़ेगा, फिर ड्रेंडनेलिस स्ट्रेट, और ड्रेंडनेलिस स्ट्रेट से एजियन सी। ये है पूरा मैप देख लो ना, बॉस्फोरस से सी ऑफ मरमरा, फिर सी ऑफ मरमरा से ड्रेंडनलिस, और ड्रेंडनलिस से एजियन सी। एजियन सी कहां पड़ेगा, मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है एजियन सी। ठीक है, अब इसको पूरी तरीके से टर्की कंट्रोल करता है, और इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एशिया को और यूरोप को अलग भी करता है। इसके उधर यूरोप है देखो, उधर आ गया ग्रीस आ गया, है ना, इधर क्या आ गया, टर्की आ गया। मिडिल ईस्ट नहीं, एशिया। मिडिल ईस्ट भी तो एशिया का ही पार्ट है ना, वेस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, इन 2 टर्म्स में अंतर है क्या कोई, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, इन दोनों टर्म्स में कोई अंतर है क्या। ऑनलाइन में से कोई बताएगा, वंशिका जी, तान्या जी, कोई बता दो कि हिमांशी जी कह रहे हैं थोड़ा स्लो पढ़ाओ। वो मैंने फास्ट इसलिए पढ़ाया था उस समय पर क्योंकि वो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस हमें कंटेक्स्ट लेना था कि हमें जैसे मेंस में आंसर लिखना होगा तो वहां पर काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने, ठीक है मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा धीरे। हाँ, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर क्या अंतर है, वेस्ट एशिया एशिया का वेस्टर्न पार्ट, और मिडिल ईस्ट ईस्ट के मिडिल में। वो किसने बोला, यूरोपियन कंट्रीज के लिए हम जो है, हमें फार ईस्ट, चाइना फार ईस्ट है, इंडोनेशिया फार ईस्ट है, यानी कि ईस्ट में बहुत दूर, और बीच में क्या पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, कतर, ये सब बीच में पड़ रहे हैं, फार ईस्ट के बीच में, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया मिडिल ईस्ट। और जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं
तो वो कोई ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन है इस रीजन की, और इसके अंदर इजिप्ट भी आ जाता है, मिडिल ईस्ट में इजिप्ट भी आ जाता है। लेकिन जब हम वेस्ट एशिया कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की, और इसके अंदर इजिप्ट नहीं आता, क्योंकि हम एशिया की बात कर रहे हैं, वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, और इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों के बीच में बस। ठीक है, एक ये है टॉपिक, हल्का सा छोटा सा बस, प्यारा सा, इसके बाद खत्म। एफडीआई क्या होता है? ऑनलाइन वाले बताएंगे कि एफडीआई क्या होता है, ऑनलाइन में सब कोई बताएगा। सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? सर एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म। बेसिकली एक डायरेक्ट एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है और एक ट्रेड मार्केट एंड स्टॉक्स का होता है। बहुत बढ़िया। हैकर बैठे ऑनलाइन, अनुष्का जी थी ऑनलाइन, मैं भूल गया था, अनुष्का जी भी है ऑनलाइन। अब मैं नाम लेके पूछा करूंगा नाम लेके मतलब जो पुराने स्टूडेंट है उनसे नहीं पूछूंगा, नए स्टूडेंट से पूछूंगा बस। ठीक है, तो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि कोई फॉरेन कंट्री, कोई फॉरेन कंपनी, दूसरे देश की कंपनी हमारे यहाँ क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। और एफडीआई है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो किसके अंदर कर रहे हैं? एसेट के अंदर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर फैक्ट्री बना सकते हैं, यहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे इंडिया की कंपनी है टाटा, अपना प्लांट लगाती है अंगोला में, तो वो अंगोला के लिए क्या हो गया? अंगोला के लिए वो एफडीआई हो गया। और जैसे सैमसंग कंपनी है नोएडा में, यहाँ पे प्लांट है सैमसंग कंपनी का, तो इंडिया के लिए वो क्या हो गया? वो एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यहाँ शेयर्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अमेरिका के कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे ही वो लोग हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना? क्योंकि अगर कंपनी खोल रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए खोल रहा है। लेकिन हाँ, क्या करेंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर शेयर्स में, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, तो उसको बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शेयर्स में जैसे इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हुई, अपना प्रॉफिट बुक किया और वहां से निकल गए, एग्जिट ले लिया प्रॉफिट बुक करके। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, इतना सा ध्यान रखो बस। अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा जो नेट एफडीआई है, नेट एफडीआई क्या हुआ? माइनस में चला गया। नेट एफडीआई मतलब दो तरीके के एफडीआई हो गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरीके के हो गए। एक हो गया एफडीआई इनफ्लो, यानी कि बाहर के देशों ने इंडिया में कितना इन्वेस्ट किया, और एक हो गया एफडीआई आउटफ्लो। एफडीआई आउटफ्लो में वो भी आ गया जो हमने बाहर इन्वेस्ट किया, और वो भी आ गया जो बाहर की कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ था, उसको डिस इन्वेस्ट कर लिया, उसको यहाँ पे एसेट बेच के उन्होंने पैसा निकाल लिया, उसको भी क्या बोलेंगे? उसको भी आउटफ्लो में रखेंगे। अगर हम एफडीआई इनफ्लो और एफडीआई आउटफ्लो इनको माइनस कर दें, एफडीआई इनफ्लो माइनस एफडीआई आउटफ्लो कर दे, तो क्या निकल आएगा? नेट एफडीआई निकल आएगा। क्या निकल आएगा? नेट एफडीआई निकल आएगा। अब हमारा नेट एफडीआई माइनस में चला गया। ठीक है, कितना चला गया? तो ग्रॉस एफडीआई, ग्रॉस एफडीआई मतलब जब हमने माइनस नहीं किया, जब हमने जो पैसा बाहर गया उसको माइनस नहीं किया। रिपैट्रिएशन यानी घर वापसी बोलते हैं, रिपैट्रिएशन घर वापसी, यानी कि डिसइन्वेस्ट जो कर रहे हैं, अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं, उसको बोलेंगे रिपैट्रिएशन। जब हमने रिपैट्रिएशन, डिसइन्वेस्टमेंट और इंडिया का ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हमने माइनस नहीं किया, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस एफडीआई। ठीक है, ग्रॉस एफडीआई माइनस रिपैट्रिएशन और ओवरसीज यानी कि एफडीआई आउटफ्लो, क्या हो गया? नेट एफडीआई हो गया। तो ग्रॉस एफडीआई इंडिया का $6 बिलियन, $6.7 बिलियन।
ये डेटा याद करने के चक्कर में मत लग जाना कोई, ये एफडीआई का डेटा याद कर रहे हैं कि इस महीने में इतना था, उस महीने में इतना था, इस महीने में पॉजिटिव हो गया, उस महीने में नेगेटिव हो गया। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। कोई नहीं पूछेगा कि किस महीने में कितना एफडीआई आया, कितना एफडीआई गया, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, कंसेप्ट समझो। तो ग्रॉस एफडीआई कितना आया? 6.07 बिलियन। ठीक है, रिपैट्रिएशन यानी कि लोगों ने डिस इन्वेस्ट कितना किया, लोगों ने पैसा निकाला कितना इंडियन मार्केट में से, 3.7 बिलियन। और इंडिया में से लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया बाहर, 2.4 बिलियन। तो ये 2.4 और 3.7 को प्लस कर दो और इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करके आता है -74 मिलियन। यानी कि इस बार हमको 74 मिलियन का एफडीआई के अंदर नुकसान हुआ है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा मार्केट कोलैप्स कर रहा है, ऐसा मत समझो। ठीक है, ये होता रहता है ऊपर नीचे। पहले भी अभी 5-6 महीने पहले भी नेगेटिव में गया था, फिर पॉजिटिव में आ गया। पिछले 5 महीने से पॉजिटिव में चल रहा था, अब नेगेटिव में चला गया, तो फिर से पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका एक ये भी कारण है कि 2.4 बिलियन डॉलर इंडिया ने बाहर इन्वेस्ट किया, इंडियन कंपनी से बाहर इन्वेस्ट किया है। तो ये एक्सपेंशन की तरह भी देखा जा सकता है कि इंडियन कंपनीज जो है वो एक्सपेंड कर रही है ग्लोबली। ठीक है, 2.4 बिलियन डॉलर इतना इन्वेस्टमेंट पहले नहीं था, अभी बढ़ा है इन्वेस्टमेंट इंडिया का ग्लोबली। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझना जरूरी है। बाकी देखो, जो हमारे यहाँ जिसने इन्वेस्ट किया इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले कंट्रीज है जापान, सिंगापुर, मॉरिशियस। 74% इक्विटी इनफ्लो आया यहाँ से। ठीक है, और हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया? हमने यूएस, केमन आइलैंड, नीदरलैंड्स, यहाँ पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो बदलता रहता है। ठीक है, तो बस इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एफडीआई एफपीआई क्या होता है, क्लियर है ना? समझ में आया ना क्या होता है? ठीक है, इसके ऊपर जो एनालिसिस आएगा, उस एनालिसिस को हम लोग देखेंगे आगे आने वाले कल परसों में। जो आर्टिकल्स एडिटोरियल छपते हैं उसके अंदर इसका भी एनालिसिस करके कोई ना कोई छापेगा, तो उसका एनालिसिस देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या इसको ये किस तरीके से हमारे रुपये के ऊपर, हमारे सीएडी के ऊपर, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगा, रुपए का प्राइस कैसे तय होता है, और सीएडी क्या होता है। ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में हम लोग समझेंगे। आज की क्लास में से किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट दिस एफडीआई वाला। कि आपको एफडीआई का बेसिक समझ में आया, उतना ही काफी है। सीएडी वगैरह अगर नहीं भी समझ में आया तो चलेगा भी, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में वो सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन? तान्या जी, अनुष्का जी, हिमांशी, किसी का कोई डाउट? वंशिका, त्यागी, सोनाली गर्ग, किसी का कोई डाउट? जी तान्या जी, क्या कहना चाहते हैं? सर जी मेरे को हिमांशी जी सर पूछो। मैप समझ सर क्या चीज? आपकी एक तो आवाज ब्रेक हो रही है, सर फिर मेरे से बोलो। को मैप ना सर थोड़ा समझ नहीं आते। मैप समझ नहीं आता? या अभी जो आज हमने मैप डिस्कस किया ये समझ में आया आपको? ये वाला मैप समझ में आया? हाँ जी सर, हाँ जी सर ठीक है, आया था। तो बस धीरे धीरे जैसे आपको ये वाला समझ में आया, सारे मैप समझ में आने लग जाएंगे। सिंपल सी बात है, देखो मैप को समझने के लिए सिंपल सी बात क्या समझो कि इंडिया, अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ये इंडिया है ना, तो इंडिया को अगर ट्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहुंचना पड़ेगा ऊपर, सामान पहुंचाना पड़ेगा ना। केवल ट्रेड एग्रीमेंट से थोड़ी हो जाएगा काम, सामान भी तो पहुंचाना पड़ेगा दुनिया में, है ना? बोलो हिमांशी जी। हाँ जी सर। अब देखो इधर पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान को ऑफर किया था एक टाइम पे कि लेट्स बिल्ड अ रोड जो सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप और रशिया को कनेक्ट कर दे, इससे ट्रेड करेंगे, तुम भी ट्रेड करना, हम भी ट्रेड करेंगे। इसने ठुकरा दिया, पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो इधर से हम लोग नहीं जा सकते, पाकिस्तान जाने देता नहीं है, इधर से भी नहीं जा सकते, इधर चाइना बैठा है। तो दोनों रूट जो लैंड वाले हैं वो हमारे लिए बंद है। ठीक है, अब हमें सेंट्रल एशिया यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इनके साथ भी तो ट्रेड करना है, इनको भी तो सामान बेचना है। कैसे बेचेंगे? एक रास्ता हमने निकाला, चाबहार पोर्ट। ईरान के अंदर हमने बनाया चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट से एक रेल रूट जाता है अफगानिस्तान, और एक रोड जाती है रशिया और यूरोप।
इसको बोलते हैं INSTC। अभी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि रूट कहां से हमको मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये बंद हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो चाबहार पोर्ट भी अभी कल परसों USA ने हमारा जो शाहिद बहिश्ती पोर्ट है उसको पूरा ध्वस्त कर दिया मिसाइल मार मार के। चाबहार के अंदर दो पोर्ट है, एक शाहिद बहिश्ती जो इंडिया डेवलप कर रहा है, और एक है एक है बंदर अब्बास जो ईरान ने खुद डेवलप किया है। तो जॉइंट वेंचर है ये हमारा ईरान का, इंडिया और ईरान का। तो शाहिद बहिश्ती को कल परसों शायद ध्वस्त कर दिया था, कल के न्यूज़पेपर में आया था। खैर, इसके अलावा जो हम ट्रेड करते हैं, एक तो यहाँ से करते हैं, यहाँ से हमारे पास ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि हम यहाँ से एनर्जी बाय कर रहे हैं, एनर्जी खरीद रहे हैं, LNG खरीद रहे हैं, लिक्विड नेचुरल गैस। इसके अलावा पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक रूट ये है जो ट्रेडिशनल रूट है इनके साथ, यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए, ये ट्रेडिशनल रूट है। इसमें चोक पॉइंट एक ये रहा, बाबल मानदेव, बाबल मानदेव। इसके ऊपर हूथी रिबेल्स का खतरा है। एक चोक पॉइंट ये रहा, सुएज कैनाल, यहां पर इजराइल और इजिप्ट की लड़ाई चलती रहती है ना, हिस्टोरिकली है। सुएज कैनाल, सुएज कैनाल के ऊपर अभी फिलहाल इमीडिएट खतरा कोई नहीं है, लेकिन इतिहास में इसके ऊपर भी खतरा रहा है। ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये, और ब्रिटिशर्स की इजिप्शियन से बहुत लड़ाई हुई है इसको लेके। तो किसका? सुएज कैनाल पे तो उसकी इकोनॉमी चल रही है, वो क्यों बंद करेगा? सुएज कैनाल पे वो पैसा लेता है ना, चार्ज लेता है सुएज कैनाल पार करने का, सर्विस चार्जेस। कर सकता है, कर सकता है। अगर वो कर देता है तो हमको कहां से जाना पड़ेगा? देखो, अगर ये वाला रास्ता बंद हो जाता है तो हमको बहुत लंबा रास्ता घूम के जाना पड़ेगा यहां से। केप ऑफ गुड होप रूट बोलते हैं इसको, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और यहां से अगर हम जाते हैं तो लगभग 15 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, 7 से 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगेगा पहुंचने में। तो चीज एक तो देर से पहुंचेगी, सामान देर से पहुंचेगा, ऊपर से जो शिप को चलाने का कॉस्ट है वो भी देना पड़ेगा ना, तो शिप के फ्राइट चार्जेस बढ़ जाएंगे। और अगर यहाँ पर बाबल मानदेव में बंद कर देते हैं तो मैरीटाइम सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, तो चीजें महंगी पहुंचेंगी। कहने का मतलब ये है कि इंडियन गुड्स महंगे हो जाएंगे यूरोप के अंदर, तो लोग कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो सीधा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर आएगा, है ना। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मैकेनिज्म समझेंगे अब एक आध दिन में, जैसे ही आएगा वो न्यूज़पेपर में कोई ऐसा टॉपिक आता है तो उसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रूट्स है सारे। इसके अलावा एक चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मलक्का स्ट्रेट पड़ता है। अभी मैप में सिर्फ आप ये 3 पॉइंट याद रखो, मलक्का, ये हॉर्मुज और बाबल मानदेव। बाकी धीरे धीरे हम जैसे जैसे मैप देखेंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, और हाँ ये वाला भी, ये टर्किश, ये बॉस्फोरस और ड्रेंडनिस। ठीक है, सी ऑफ मरमरा, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट को बोलते हैं की टू मेडिटेरेनियन, ये है मोरक्को और पोर्चुगल के बीच में, की टू मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है इसको। अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके अलावा बेरिंग स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले समय में, बेरिंग स्ट्रेट US और रशिया के बीच में। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा याद करो, रोज करो। ताइवान स्ट्रेट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान स्ट्रेट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले, नहीं करी है? याद दिलाऊं? चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट में बात की थी ना कि हम कहां से जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ ताइवान, यहाँ जापान के स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पहुंचेंगे व्लादिवोस्टोक, और इसी रूट को एक्सटेंड करके NSR में मिलाना है। ये हमारा मिशन है, नेक्स्ट मिशन। ठीक है, किसी का और कोई डाउट हो तो पूछ लो। आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है? यस जी, चलिए तो ठीक है, फिर गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जो क्लैट वाले हैं वो लोग